हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अधातुओं के अंतर्गत अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल अर्थात एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल अर्थात नेचुरल एसिड होते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उसे क्षारक कहते हैं। याद रखेंगे क्षारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। आगे है क्षार। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब कुछ आम क्षार के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे NaOH जिसका सूत्र होता है NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं KOH का पूरा नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी जो है क्षारीय हैं। CaOH का होल ट्वाइस जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखेंगे ये सभी जो है क्या है, क्षार हैं। नोट: सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता: किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूचक को pH स्केल कहते हैं, अर्थात जिस सूचक से क्षार और अम्ल की प्रबलता का ज्ञात होता है उसे pH स्केल कहते हैं। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। यह स्केल अर्थात pH स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शुद्ध जल उदासीन है, इसका pH 7 है। प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण HCl, H2SO4 और HNO3। ये सभी जो है प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अब है दुर्बल अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके उदाहरण है CH3, COOH और H2CO3 अर्थात कार्बनिक अम्ल। अब है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब है दुर्बल क्षार। ये कम OH- आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके उदाहरण हैं NH4OH। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए
विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब आगे है अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है, अर्थात एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो यह सिरका में पाया जाता है। वहीं फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो यह चींटी का डंक, अर्थात जब आपको चींटी का डंक लगता है तो आपको जो जलन होती है वह किस कारण से, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण से। वहीं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू आदि में। वहीं लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल में। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब है क्षारक का नाम और किसमें पाया जाता है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने का पानी में। वहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है दूध या मैग्नीशियम अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब है अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। वहीं अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, वहीं क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अब है इनके उदाहरण, अर्थात अम्ल और क्षार के उदाहरण। बाएं साइड में जो है ये अम्ल है और दाएं साइड में जो है वो क्षार के उदाहरण हैं, अर्थात अम्ल के उदाहरण में HCl, H2SO4, HNO3 और CH3, COOH है। वहीं क्षार के उदाहरण हैं NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस और NH4OH। प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो अर्थात सैक से निष्कर्षित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग मौव अर्थात नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रूप को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। गुलहर के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी अर्थात मैजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा कर देना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब है अम्ल क्षार सूचक। एक तरफ सूचक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ
अम्ल के साथ रंग में क्षार के साथ में रंग में परिवर्तन, अर्थात नीला लिटमस विलयन को लाल रंग में परिवर्तित करता है और रंग परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात अम्ल में जब ये डाला जाएगा तो लाल रंग में परिवर्तित होगा और क्षार रहेगा तो रंग में परिवर्तित नहीं होगा। वहीं लाल लिटमस विलयन को अम्ल रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लाल लिटमस पर, और क्षार रहेगा तो वो लाल नीले रंग में बदल जाता है। वहीं हल्दी है, जब लिटमस पेपर में डालिएगा तो कोई परिवर्तन जब इस पर हल्दी पर अम्ल डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब हल्दी पर आप क्षार डालिएगा तो यह लाल रंग में बदल जाता है। वहीं मिथाइल ऑरेंज, इस पर आप लाल रंग में बदल जाता है जब आप इस पर अम्ल डालते हैं, और जब इस पर क्षार डालेंगे तो यह पीले रंग में बदल जाता है। वहीं फिनोफ्थिलीन, अर्थात जब इस पर अम्ल डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब इस पर क्षार डालिएगा तो गुलाबी रंग में बदल जाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लक्षण और जल निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदाहरण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रहेगा जिसका pH मान 7 होगा, अर्थात उदाहरण है NaCl और CaSO4। अब है अम्लीय लवण, अर्थात यह जब प्रबल और दुर्बल क्षार में मिलाया जाएगा तो इसका pH मान 7 से कम होगा, और जिसके उदाहरण है NH4Cl और NH4NO3। वहीं क्षारीय लवण प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, जिसके उदाहरण हैं CaCO3 और CH3COONA। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl को साधारण नमक कहा जाता है जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्र जल से बनाया जाता है। रॉक साल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है एंटासिड होते हैं, तो इसका उत्तर है भस्म। एंटासिड भस्म होते हैं। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। अब दूसरा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किन्हें किन्हें मिलाकर? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। अम्लराज या एक्वा रेजिया या नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। अब अगला प्रश्न है पीएच एक
मूल्यांकन दर्शाता है। किसका? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांको। पीएच मान एक संख्या होती है जिसे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिनका मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका उत्तर है ई, अर्थात शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। अब अगला प्रश्न है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि वह लाल लिटमस को जब नीला करेगा अर्थात वह क्षार है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है तथा वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। प्रश्नानुसार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है अतः वह क्षारीय है जिसके कारण उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव मान है? तो इसका उत्तर है 6, जो कि 7 से कम है। अतः हम लोग जानते हैं कि 7 से कम जो भी है वह सभी जो है अम्लीय है और 7 से जो भी अधिक है वे क्षारीय हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात H2SO4। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण का? तो इसका उत्तर है जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। चूँकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। अब अगला प्रश्न है, आयोडीनीकृत लवण में रहता है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। अब
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका उत्तर है NH3। NH3 एक लुईस क्षार है, शेष यौगिक लुईस अम्ल है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। वही कारण आर है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, इससे ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो इसका उत्तर है अम्लीय प्रकृति का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात नमक का अम्ल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो इसका उत्तर है केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? तो इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र CuSO4 5H2O है। अगला प्रश्न है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव अर्थात धुआं भी देती है। यह अज्ञात गैस है कौन सी? तो इसका उत्तर है अमोनिया। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद ध्रुव उत्पन्न करती है। अब अगला प्रश्न है, जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं, हम लोग इसके सही कूट को पहचानते हैं। तो इसका सही कूट है बी। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बासिंग सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। वहीं कास्टिक सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट भी कहते हैं और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं। अब अगले प्रश्न में फिर से आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए चलते हैं, हम लोग इसके कूट को पहचानते हैं। तो इसका सही कूट है डी। अब आइए चलते हैं, इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। नीला थोथा को अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉपर सल्फेट कहते हैं। एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है
तो इसका उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका उत्तर है NaHCO3। अब अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है, तो इसका उत्तर है NaHCO3। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl और KNO3। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो यह स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। असुविधाजनक हो सकती है कि इनके दाने बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। इस आधार पर विकल्प भी अभिष्ट विकल्प हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात जल में अधिक विलय होता है। अब अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब अगला प्रश्न है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है क्या, तो इसका उत्तर है CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उसमें सोडियम थायोसल्फेट का उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में होता है। एंटी क्लोर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में
निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है कौन सा? तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट का। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है अर्थात उपयोगी तत्व है कौन सा? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसका परत चढ़ाई जाती है? तो इसका उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता, बाकी सभी जो है सही हैं। अर्थात सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया का उपचार करने में और दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। अब अगला प्रश्न है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है कथन ए अर्थात आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनात्मक एवं ऋणायनों में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं, अतः ये अल्कोहल में अविलेय होते हैं जैसे NaCl, KCl। ठोस अवस्था में आयनी यौगिकों में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो इसका उत्तर है शहद। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक श्यान शहद है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।